एक गरीब किसान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। उसे बड़ा घमंड था, जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है। इस धनवान सेठ को भी अपने पैसे का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेत में काम करते थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहता था। रमेश का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। रमेश के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता था और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते थे कि कोई कैसे इतनी सी जमीन में इतना ज्यादा फसल उगा सकता है। एक उस गांव में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसमें से एक रमेश भी था। अब रमेश धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला ना था और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वह देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सेठ है, जिसने गाँव के कई अन्य गरीब किसानों को या तो कर्ज दिया था या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ था। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर रमेश बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे तो, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब ना था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि रमेश कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह दुगनी फसल उगा सकता है। सेठ ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेत में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ रमेश से बोला, देखो भाई, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेत में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेत में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊँगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूँ, तुझे मैं 200 दे पाऊँगा। रमेश ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेत में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेत में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीनों का काम उसने 2 महीने में ही ख़त्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताना नहीं चाहता था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेत का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह रमेश को काम से निकाल देता है तो उसके 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। तब सेठ ने रमेश को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ ने यह विचार भी आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे ये लोग हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कह दिया कि कल से तुमको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यह सोचकर रमेश का दिल बैठ गया। पिछले 2 महीने से कम ही सही उसके बच्चे और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंख से आंसू निकल आए। रमेश ने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा कि सेठ जी, मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर रमेश को वहाँ से चलता कर दिया और मन ही मन 2 महीने की तनख्वाह बचने से वह खुश होने लगा।
अगले दिन जब सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि रमेश उसके आंगन में बैठा है। सेठ ने उसको पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो? रमेश बोला, सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं कि मेरी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा रमेश अपना सिर नीचे झुका के वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रमेश फिर सेठ के आंगन में बैठा था। सेठ ने फिर उसको वहाँ से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो रमेश सेठ के हलकाने पर भी वहाँ से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। यह देखकर सेठ बड़ा परेशान था। एक बार सेठ ने उससे पूछ ही लिया, तुम कैसे आदमी हो? मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब रमेश ने सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तो तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ का दिल जैसे का बना हुआ था। उसने रमेश को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूँ ताकि रमेश से पीछा छूट सके। अगले दिन रमेश के आने से पहले ही सेठ ने अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 10 दिन तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सेठ ने आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो पाया कि वहाँ पर अब रमेश नहीं था। सेठ ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है रमेश से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सेठ के द्वार पर रमेश नहीं बैठता था, लेकिन रमेश का विचार अभी भी सेठ के मन में घर कर बैठा था। सेठ सोच रहा था, रमेश इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा? यह फिर और कुछ इन विचारों ने सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सेठ को रमेश की खबर लेने के लिए गांव में जाना ही पड़ा। सेठ को रमेश का पता नहीं मालूम था, इसीलिए अड़ोस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि रमेश घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सेठ को पता चला कि जब सेठ अपना घर छोड़कर किसी और गांव में गया था तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिन को रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में रमेश घायल हो गया था। यह सब जानने के बाद सेठ का पत्थर का दिल भी मोम की तरह पिघल गया। सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज़्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारकर भगाता रहा। सेठ रमेश का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि रमेश के घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंख से आंसू बह निकले। सेठ ने रमेश के पास जाकर उसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि पहला, अगर भगवान ने हमें दूसरों से बेहतर ज़िंदगी दी है तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हो सके तो ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी में भी सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए।
दूसरी बात, कठिन से कठिन समय में ईमानदारी और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, यह मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल तक आदमी ज़रूर पहुंचता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। और तीसरी बात और आखिरी, जब तक हम अपने बारे में सोचना बंद नहीं करते, तब तक हम दूसरे के बारे में कभी नहीं सोच सकते और उसका दर्द भी नहीं समझ सकते। किसी ने खूब कहा है कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे ही राधे।